इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज के वीडियो में हम अपनी जो सीरीज थी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12th हिस्ट्री उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थीम 1 को कवर किया था। इस वीडियो में हम थीम 2 और साथ ही साथ थीम 3 को कवर करेंगे। थीम 2 हमारी मिडीवल इंडिया के बारे में है। मिडीवल इंडिया जो हम स्टार्ट करते हैं इस बुक में, मेजर जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, वो है कबीर और गुरु नानक की जो टीचिंग्स है उसको कंपेयर करते हुए या तो उसकी सिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हुए। तो इनके तीन सिमिलैरिटीज हैं। पहला है कि ये वन फॉर्मलेस गॉड में बिलीफ रखते थे, ठीक है। सेकंड, कि ये रिचुअलिज्म और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे। एंड थर्ड, सोशल हार्मनी इनकी डिमांड थी। ये इक्वालिटी, ब्रदरहुड और रिलीजन के डिस्पाइट लोगों को एक साथ रहना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। फॉर द 8 मार्कर्स हम लिख सकते हैं कि जो गुरु नानक और कबीर थे, इन दोनों के ही जो भक्ति ट्रेडिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है दोनों का, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ थे। सोशल इनइक्वालिटीज को भी अपोज करते थे। सो जो कबीर की टीचिंग्स है वो क्या क्या डिस्कस करती है? पहला तो कि वो आइडल वर्शिप रिजेक्ट करते थे, टेम्पल रिचुअल्स के खिलाफ थे, कास्ट हयाकी के खिलाफ थे। इन्होंने ओपनली अपने दोहों में ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया है। साथ ही साथ इन्होंने काफी स्ट्रेस दिया है अपॉन द निर्गुण भक्ति, विच वॉज अ भक्ति फॉर्म विच वॉज फॉर्मलेस। आइडल वर्शिप नहीं करते थे ये, अगेन फॉर्मलेस गॉड में बिलीफ रखते थे। इन्होंने उसके साथ ही साथ अपने पर्सनल डिवोशन पे भी एम्फेसिस देते हुए ये बोला है कि इनर प्योरिटी मैटर करती है एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस से ज़्यादा। मतलब जो हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उससे ज़्यादा हम अंदर से कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे काम कैसे हैं, उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। गुरु नानक जी की टीचिंग्स जो हैं वो बिलीव करते थे एक ओंकार, मीन्स वन गॉड। ओके। उसके बाद इन्होंने नाम जप पे, मतलब भगवान का नाम लेना, रिमेम्बरिंग गॉड्स नेम, साथ ही साथ किरत करनी, ऑनेस्ट वर्क। उसके बाद आपके पास अवंध चखना विच इज शेयरिंग विद अदर्स। इन तीनों चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस डाला है, स्ट्रेस दिया है। ये साथ ही साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, इक्वालिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन को ये प्रमोट करते थे। और इंस्टीट्यूशन जैसे कि लंगर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है ताकि लोगों में सोशल इक्विटी, इक्वालिटी बढ़े। गुरु नानक की ही ट्रैवल्ड वाइडली, मतलब ये काफ़ी जगह पे गए थे अपना मैसेज और लोगों के साथ अपने आइडियोलॉजीज को शेयर करते थे। और हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स दोनों के साथ ही अपनी आइडियोलॉजीज को शेयर करने के साथ साथ डिस्कस भी किया करते थे। कॉमन आइडियाज हम दोनों सेंट्स के ले सकते हैं कि ये लोग रिलीजियस टॉलरेंस, दोनों ही रिलीजियस टॉलरेंस शो करते हैं, हार्मनी शो करते हैं डिस्पाइट रिलीजियस डिफरेंसेस, लोकल लैंग्वेजेस और अपने लोकल लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है इन्होंने सबसे ज़्यादा। और उसके साथ ही साथ इनकी जो टीचिंग्स थी वो उस टाइम के सोशल इक्वालिटीज़ या फिर सोशल रियलिटीज़ को चैलेंज करती थी। अदर देन दैट इनकी जो रिलीजियस बाउंड्रीज थी वो रिजिड नहीं थी, ये लोग रिजिड बाउंड्रीज को चैलेंज करते थे। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर अलवर्स एंड नयनास। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में 3 मार्कर्स में कि अलवर्स एंड नयनास साउथ में इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों थे? पहली बात तो हमें बेसिक डिफरेंस देख लेना है इनके बीच में। अलवर्स जो थे वो विष्णु के डिवोटीज थे, नयनास थे शिव जी के डिवोटीज। और ये साउथ में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, इनका लोकल लैंग्वेज जो था वो तमिल था। इन्होंने अपनी हाइम्स तमिल में कंपोज करी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग थे उसके पास ये ज़्यादा एक्सेसिबल होते थे। इंस्टेड इन्होंने संस्कृत चूज नहीं करी, जो कि सिर्फ ब्राह्मण स्कॉलर्स तक लिमिटेड होती थी ये लैंग्वेज की नॉलेज। दिस मेड द रिलीजियस आइडियल्स एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। इसकी वजह से जो उस टाइम के रिलीजियस आइडियाज थे वो काफ़ी इजीली ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन को एक्सेसिबल थे, मतलब वो इन आइडियाज को जान सकते थे। इनकी हाइम्स लेटर ऑन कंपोज्ड हुई। नयनाज ने तेवराम कंपोज की और अलवज ने दिव्या प्रद्युमन प्रबंधम। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इमोशनल डिवोशन पे। सो इनकी फॉर्म ऑफ भक्ति क्या थी? इनकी पोएट्री एम्फोसाइज देती थी कि इंटेंस पर्सनल डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। मतलब ये सैक्रिफाइस और रिचुअल्स को इलाबोरेट नहीं करते थे, ये इनर डिवोशन, पर्सनल डिवोशन पे ज़्यादा फोकस करते थे।
चैलेंज टू कास्ट है आकी। बहुत सारे अल्वर्स और नैनाज जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने लोअर कास्ट को इंक्लूड किया था, जो कि आर्टिशंस, पीजेंट्स और ये सब हुआ करते थे, और ये ओपनली ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करते थे, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। ये काफी ज्यादा साल्वेशन के पाथ पर भी अपना मैसेज कन्वे करते थे। ये डिवोशन पे ध्यान देते थे, ना कि बर्थ पे। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वील स्टडी द इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है अमार नायक का। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि हमें 8 मार्कस में ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। अमार नायक बेसिकली एक मिलिट्री बेस्ड सिस्टम होता था, रैंकिंग सिस्टम है। अगेन राजा जो था वो ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए सिस्टम बनाया करता था। अमार नायका में इनको मिलिट्री कमांडर्स ही बोला जाता है, और ये डायरेक्टली किंग अपॉइंट करते थे इन अमार नायक्स को। इनको लैंड दी जाती थी, ना कि सैलरीज। और उसके बाद इनका काम होता था कि ये अपने ट्रूप्स को मेंटेन करे, साथ ही साथ जो अपने लैंड पे इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसे भी रेगुलेट करना इनका काम हुआ करता था। इनका एक पोर्शन ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल ट्रेजरी के पास जाता था, मतलब जो राजा का खजाना है उसके पास। और वॉर्स के टाइम पर इनको रिक्वायर्ड होता था कि ये अपने ट्रूप्स या फिर जो इन्होंने मेंटेन करे हैं ट्रूप्स, वो सोल्जर्स किंग को भेजे। इनका सिस्टम जो होता था काफी कंट्रोल्ड होता था, और एक लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ना होते हुए भी ये काफी अच्छी तरीके से फंक्शन करते थे। अब इनकी स्ट्रेंथ जो थी वो मिलिट्री पावर थी, और इसी तरीके से पूरे यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर का मिलिट्री सिस्टम था वो रेगुलेट किया जाता था। मुगल्स का मनसबदारी सिस्टम भी इससे काफ़ी रिलेटेड है। उन्होंने भी इसी तरीके से अपनी मिलिट्री प्लानिंग करी थी, और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है दोनों सिस्टम के अंदर ही। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेंटेन किया है, मिलिट्री स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी अच्छी थी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करी है विजयनगर के। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज और फोर्टिफिकेशंस थे ये इतने यूनिक क्यों हुआ करते थे। पहला तो जो विजयनगर था, इसके वाटर रिसोर्सेज या फिर वाटर प्लानिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस थे। इनके पास खुद के टैंक्स, कैनाल्स और रिजर्वॉयर्स थे। हिरिया कैनाल इनका एक कैनाल था जिसके थ्रू ये एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई करते थे और सिटी को भी वाटर सप्लाई करते थे। फोर्टिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी मैसिव थी, ताकि जो बाहर से अटैक्स होते थे उनको ये रोक सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। 8 मार्कस में आपको ये पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटी थी वो ड्राई रॉकी रीजन की थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे एक काफ़ी एसेंशियल प्रोसेस बन चुका था। इंजीनियर्स ने अपने हिसाब से चेक करके डैम्स, टैंक्स और कैनाल्स बनाए थे, ताकि मॉनसून वाटर को ये लोग बाकी के टाइम के लिए भी स्टोर कर सके। हरिया कैनाल से भी काफ़ी पानी लिया जाता था, स्पेशली तुंगभद्रा रिवर से। वाटर सपोर्ट करता था अर्बन लाइफ को और एग्रीकल्चर को भी। फोर्ट वॉल्स बनाई गई थी, काफी लेयर्स में बनाई गई थी, जैसे कि मान लीजिए ये एक वॉल है, इसके ऊपर ये एक वॉल है, इसके पीछे ये एक वॉल है। इस तरीके से ये फोर्टिफिकेशंस बनाई जाती थी, ताकि जो भी फॉरेन इन्वेजन्स के लिए आए या फिर कोई भी अलग रूलर अगर अटैक करता है तो ये अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट कर सके। नेचुरल बोल्डर्स वो यूज्ड एज डिफेंसिव बैरियर्स। अभी काफी जगह पे नेचुरल जो माउंटेन्स होते थे उनको भी यूज किया जाता था एज डिफेंसिव बैरियर्स, ताकि अगेन जो बाहर के इन्वेडर्स हैं वो आके इन्हें अटैक ना कर पाए। गेट्स वो हेविली गार्डेड एंड स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड, और गेट्स काफी स्ट्रैटेजिकली बनाए जाते थे, मतलब एक कोई भी एंट्रेंस नहीं होता था सीधा सीधा। ये फोर्टिफिकेशंस के थ्रू या फिर कहीं कहीं पे तो ऐसे गोल राउंड्स में फोर्टिफिकेशंस को बनाया जाता था, ताकि इजीली जो इन्वेडर है वो अंदर घुस ना पाए। इवन जो आउटर की फोर्टिफिकेशन होती थी उसको एग्रीकल्चर फील्ड से घेर दिया जाता था, ताकि फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन हो पाए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर और अटैक्स, जब ये लोग अंडर अटैक हुआ करते थे। कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं कि ये वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम काफी यूनिक था और डिफेंसिव था, ताकि विजयनगर एक सिक्योर मिडीवल सिटी बन पाए। उस टाइम की सबसे सिक्योर मिडीवल सिटी हुआ करती थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ पंचायत ड्यूरिंग द मुगल रूरल सोसाइटी। पंचायत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग बॉडी थी, लोकल गवर्निंग बॉडी थी काफ़ी मुगल विलेजेस में। ये लोकल डिस्प्यूट को सेटल करती थी,
अब ये लोकल डिस्प्यूट लैंड से रिलेटेड हो सकते थे, मैरिज से रिलेटेड हो सकते थे, इनहेरिटेंस, कास्ट मैटर्स। और इनको ट्राई किया जाता था कि जो हमारे स्टेट ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे, उनको इन्वॉल्व करे बिना ये मैटर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाए। पंचायत मेंटेन करने में हेल्प करती थी सोशल और कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको विलेजेस के अंदर, साथ ही साथ डिसिप्लिन इम्पोज करने में, मतलब डिसिप्लिन रेगुलेट और मेंटेन करने में हेल्प करती थी। फाइन्स लगाती थी, पनिशमेंट्स देती थी, सोशल बाइकॉट, अगर कोई भी ऐसी वायलेटिंग एक्टिविटी कोई करता है तो उसको बाइकॉट करने की जितनी भी प्रोसेसेस होती थी वो ये करते थे। अगर कोई पर्सन ने कोई कास्ट रिलेटेड रूल तोड़ा है तो उसको विलेज से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। यहाँ तक की पनिशमेंट यहाँ पे करी जाती थी प्रैक्टिस। नेक्स्ट हम आते हैं एन ए अकबरी एज अ सोर्स फॉर मुगल हिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, आपको आगे जाके भी काफी हेल्प करेगी ये बुक। सो एन ए अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, एंड ये लिखी गई थी मुगल एम्पायर अंडर द रूल ऑफ अकबर। अब ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये बुक के अंदर। रेवेन्यू सिस्टम बताते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की कोर्ट लाइफ क्या थी। साथ ही साथ ये टेक्स्ट रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है तो ऑफ कोर्स ये सारा टेक्सुअल डेटा तो रिकॉर्ड करता ही है। लैंड रेवेन्यू रेट्स भी रिकॉर्ड करता है, प्राइसेस, प्रोविंसेस में क्या क्या सिस्टम हुआ करते थे, ये सारी चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए। हाउएवर, क्योंकि अबुल फजल अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे तो ये काफी बायस के साथ अपनी किताब में उनके बारे में रिकॉर्ड करते थे। हम इसको क्रिटिकली देखें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ब्लाइंडली बिलीव करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अगेन अगर आप किसी किंग के अंडर पैट्रनेज रख के किसी अपनी किताब को कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव टू राइट इन अ पॉजिटिव वे अबाउट दैट किंग। इसीलिए ये एक बायस क्रिएट कर देता है, जो रियलिटी है उसको कभी कभी इग्नोर की होगी किया होगा, या फिर प्रेज ज़्यादा एग्जैजरेट करके लिखा गया होगा। इसलिए इसको क्रिटिकली पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंटिन्यूइंग आवर वीडियो, हम यहाँ पे थीम 3 को स्टडी करेंगे आगे, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है रिबेल्स इन राज 1857 से। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो र्यूमर्स थी और जो प्रोफेसीज थी उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द 1857 रिवोल्ट। अब इस र्यूमर्स में जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो था ग्रीस्ड कार्टिजेस वाला र्यूमर, विच इंक्लूडेड द guns to be the bullets to be greased with cow fat or the pig fat, which initially hurted the sentiments of the soldiers or the sepoys who worked for the British Army। और प्रोफेसीज कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो की जा रही थी, जो बेसिकली फ्यूचर के बारे में लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि ब्रिटिश रूल जो है वो 1857 में एंड होगा। साथ ही साथ लोगों में जब ये रूमर फैल रही थी कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो एंड होने वाला है, तो लोग इमोशनली काफी यूनाइटेड हो गए थे। यहाँ पे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कि चपातीस एंड लोटस जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे थे लोगों के बीच में, ताकि जो लोग हैं वो रिबेलियन को समझ सके और उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है कि 1857 जो था वो फेल क्यों हुआ, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में हमारा, व्हाई डिड इट फेल। सो इसके ऑफ कोर्स 3 रीजंस हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। अभी हम तीनों को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास कि पॉलिटिकल में हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं थी, सो नो यूनिफाइड लीडरशिप। रिबेल्स जो थे उनके पास कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना होने की वजह से, ठीक है, कहीं पे कोई जमींदार के खिलाफ कर रहा था, कोई कहीं पे कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर रहा था, इसकी वजह से उनके पास एक कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था। रिबेल्स के पास एक मोटिव नहीं ना होने की वजह से यहाँ पे एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं मिल रही थी। जो रिवोल्ट था वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड था, जिसकी वजह से जो बाकी पार्ट्स में ब्रिटिशर्स का होल्ड था वो काफी अभी भी स्ट्रांग था। ब्रिटिशर्स के पास ऑफ कोर्स सुपीरियर वेपन्स और डिसिप्लिन होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आर्मी थी इनकी। और इवन दो हमारे काफ़ी सिपॉइज
ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, बट मैनी ऑफ देम वो ऑल्सो विद द ब्रिटिशर्स, मतलब वो अभी भी ब्रिटिश आर्मी में ही थे। सो यहाँ पे इनके पास सुपीरियर वेपन्स तो थे ही, साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड आर्मी भी थी। को कम्युनिकेशन था रिबल्स के बीच में, स्पेशली जब हमारे पास सेंटर में दिल्ली में जब रिवोल्ट हो रहा था उस टाइम पे हमारे पास जो कम्युनिकेशन था, जिस तरीके से लोग न्यूज़ या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको पहुंचा रहे थे, वो उतना एफिशिएंट नहीं था। इंडियन रूलर्स जैसे कि सिंधिया और निज़ाम, इन्होंने इस रिवोल्ट को उतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं किया था, एंड दे वर प्रिटी मच स्केर्ड ऑफ द ब्रिटिशर्स स्नैचिंग वट एवर दे इवन हार्ट, लाइक ऑलमोस्ट इस टाइम तक आते आते मुगल्स काफ़ी वीक हो गए थे। सो यहाँ पे मुगल या निज़ाम या सिंधिया काफ़ी डरे हुए थे कि उनके पास जो बचा खुचा है क्या वो भी उनसे छिन जाएगा इफ दे पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो यहाँ पे अलूफ थी, मतलब वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, दे वर सेपरेटेड। ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट जो थी वो काफ़ी जल्दी आ गई, जिसकी वजह से जो हमने एम्यूनेशन चुरा के अभी तक ब्रिटिशर्स को हराया था वो वापस कहीं ना कहीं उनका वापस आ गया, और वी डिड नॉट वो एबल टू फाइट देम बैक क्विकली। कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं अगेन कि इवन दो ये अनसक्सेसफुल था, हमारा रिवोल्ट एक बिगनिंग, मतलब जैसे शुरुआत हो सकती थी एक रिवोल्ट की, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई। इवन दो लेटर ऑन ये उतने तरीके से ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से ब्रिटिश रूल हम खत्म नहीं कर पाए। आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर 8 मार्कर्स में आता है कि 1857 के बाद क्या क्या चेंजेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई इंडिया के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स। सो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या गांधी एक सोशल रिफॉर्मर थे और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे? इस स्टेटमेंट पे आपको पूछ सकते हैं कमेंट करने को, तो आप इस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली सपोर्ट करिए और बताइए कि वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे, वो दलित्स को हरिजन बुलाते थे, साथ ही साथ उन्होंने खादी और स्पिनिंग को भी प्रमोट किया है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया है, उस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस और एम्फोसिस दिया है। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी उन्होंने फोकस किया है, वुमेन को इनकरेज किया है कि वो मूवमेंट्स को ज्वाइन करे। सॉल्ट मार्च का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने नॉन नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह दोनों पर ही काफ़ी फोकस किया है। इनके रूरल अपलिफ्टमेंट के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कैसे गांव गांव जाके लोगों को हेल्प करते थे। आप यहाँ पे वो खादी मिल जो अहमदाबाद में था उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप उनके आश्रम्स की प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पे प्रमोट करते हुए बता सकते हैं कि वो अपने आश्रम्स में इक्वालिटी को प्रैक्टिस करते थे और मैनुअल लेबर को भी प्रमोट करते थे, ना कि मशीनरी को। रीजन बीइंग कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे ये काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा था। कंक्लूजन में आप ये लिखिए कि गांधी इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे और उनका मॉरल और सोशल मूवमेंट दोनों ही इंडिया के साथ था और इंडिया के लिए वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि सॉल्ट मार्च का क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, उसके क्या इंपॉर्टेंस थी और किस तरीके से सॉल्ट मार्च ने एक फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ऐड किया है। पहला तो सॉल्ट मार्च ने जो ब्रिटिश मोनोपोली थी उसके खिलाफ एक स्टेप रखा था। सॉल्ट एक काफी इम्पोर्टेंट हमारा डे टू डे सप्लाई है, एक डे टू डे कमोडिटी है जो सबको चाहिए, बट उसके ऊपर मोनोपोली होने की वजह से जो कॉमन मासेस थे वहां तक सॉल्ट नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से सॉल्ट काफी जरूरी था इंडियंस के लिए। इसको मोबिलाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्रीज और अपने लॉज बना रहे थे। साथ ही साथ इस मार्च के बाद या फिर इस इवेंट के बाद हमने नेचुरल इंटरनेशनल अटेंशन भी मिली है, एंड यहाँ से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक स्टोन इम्प्लीमेंट हो गया है। इस प्रोटेस्ट में, स्पेशली इस रिवोल्ट में, विमेन पार्टिसिपेशन हमें काफी देखने को मिला है और हमने यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी को अंडरमाइन किया है। साथ ही साथ यहाँ पे गांधी जी अरेस्ट भी हुए थे। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल मास प्रोटेस्ट हमें अक्रॉस इंडिया देखने को मिले हैं।
सॉल्ट मार्च बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी कमोडिटी को एक पावरफुल सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस की तरह यूज किया गया था, अगेन टू सिंबलाइज यूनिटी ऑफ इंडियंस। सो फ्रेमिंग द इंस्टीट्यूशन में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या नीड है हमें। सो उस टाइम पे क्या नीड थी। पहला तो कि जो पार्टीशन हो रहा था उसको रोकने के लिए। सेकंड, हमारी जो प्रिंसेसली स्टेट्स थी उनको इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। एंड थर्ड, कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है और जो हमारी यूनिटी है इंडिया की ओवरऑल, उसको प्लान करने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी ज़रूरत थी। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ओके, अब यहाँ पे हम गांधी जी वर्सेस अंबेडकर का भी एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 3 मार्कर्स का आता है उसके हिसाब से भी आप आंसर को लिख सकते हैं। 3 मार्कर्स में हमें 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं मेजरली। सो हम लिख सकते हैं उसमें कि कुछ मेंबर्स जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इंडिया के अंदर। दूसरे जो थे वो काफी इससे डर रहे थे कि अगर माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारा नेशन जो है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, और ज़्यादा हमारे यहाँ पे डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे, और इन द एंड फाइनली इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट को, ताकि एक नेशनल यूनिटी जो है हमारी कंट्री की वो मेंटेन हो सके। अगर ये आपको 8 मार्कर्स में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि माइनॉरिटीज को डर था कि जो डोमिनेशन है मेजोरिटी को, वो उनसे नुकसान ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अंबेडकर का जो इनिशियल सपोर्ट था यहाँ पे फॉर द माइनॉरिटीज, आप उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। एंड बाद में जाके गांधी जी ने इसको अपोज किया सेपरेट इलेक्टोरेट को। फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, जिसमें उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया। और फिर बाद में एक असेंबली प्लान करी गई जिसमें उन्होंने यूनिटी और इक्वालिटी को एम करते हुए यहाँ पे रिजर्वेशंस का सिस्टम या फिर रिजर्वेशंस अडॉप्ट किए और जॉइंट इलेक्टोरेट रखा, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट रखा। If you like this video, please subscribe to our channel.